Dear students, welcome back to the session of the class 12th chemistry subject. Today we will do the full revision with most important questions from unit D and F block elements and coordination compounds. And these questions and topics will be very much important for your board exams for CBSE, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम बच्चों करेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन। तो इसमें सबसे पहले है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि ग्रुप नंबर 3 से 12 तक होते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं? क्योंकि इनमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स होती हैं, जिसमें पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होने के कारण ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। और इसमें जो सिस्टम D10 रहेगा, मतलब कि जिंक, मरकरी एंड कैडमियम, ठीक है, जैसे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल या डी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। सारे के सारे मेटल्स होते हैं, हार्ड मेटल्स हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मेलेबल है, डक्टाइल है, लस्टरस है, सोनोरनस है, एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ ए लिक्विड, ठीक है, जो कि एक लिक्विड होता है। एटॉमिक रेडियाई बच्चों, जैसे हम पीरियड की अलोंग बढ़ते हैं तो फर्स्ट ये डिक्रीज करता है, देन टिल द मिडल एंड बिकम कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आयनिक रेडियाई जो है वो बच्चों पहले डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगेन बच्चों, अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो मतलब कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है जिसका फार्मूला बोहर मैग्नेटॉन के साथ हम निकालते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ओके उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स क्यों रहता है? क्योंकि डी ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। अब जितना मैंने करवाया उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपको पता चल गया। अब पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इनमें एलिमेंटल स्टेट में या कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयनिक आयनिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्शंस हैं वो ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स में जो इंटरेक्शंस है वो ज़्यादा रहती हैं। आगे बच्चों दे कैन फॉर्म दी अलॉयज, क्योंकि इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम के साथ इजीली सब्स्टिट्यूट कर जाता है, तो अलॉय फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील आपने एग्जांपल सुनी होगी। ओके, बाकी ब्रास, ब्रोंज, ये वो सारे ये एलिमेंट इसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आते हैं। ओके, आगे बच्चों इसका रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन एज टू वाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर Mn3 positive to 2 positive couple is much more positive than the Cr3 positive to 2 positive, ठीक है, और Fe3 positive to Fe2 positive। तो रीजन यहाँ पे क्या है, Mn के जो है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जिसकी वजह से इसकी थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी। okay, this is responsible for the much more standard reduction potential for मैग्नीज, ठीक है, 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव कपल। ओके, बाकी के केसेस के कंपैरेटिवली। आगे है इन विच वे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चलेगी। अब आपने आंसर जो है दे देना है कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रहते हैं इसमें, ठीक है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, बाकी किसी में भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, और वन शेल जो है वो इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों दो दी Cr2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसकी दोनों की Cr2 पॉजिटिव की और Mn3 पॉजिटिव दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को D4 सिस्टम बनता है। लेकिन जो Cr2 पॉजिटिव है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन Mn3 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रीजन क्या है, Cr2 पॉजिटिव जैसे आप लिखोगे वो बनेगा 3D4, ठीक है, 3D4 है।
तो 4 जो है 3D3 में चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो 3D जो है 3D3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो T2G लेवल में आएंगे, जो कि CFT के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। EG ऊपर रहता है, ठीक है, और T2G नीचे वाला लेवल होता है। ऑन दी अदर हैंड जो FN3 पॉजिटिव है वो Mn2 पॉजिटिव में जैसे चेंज करेगा उसमें D5 सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो 5 सिस्टम की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, क्यों? क्योंकि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेल में होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो Mn2 Cr3 पॉजिटिव है वो एक रिड्यूसिंग ग्रुप होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो Mn3 पॉजिटिव है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसके पास पहले ही 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है, तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। D4 में क्या है? उसमें एक नीचे वाले लेवल में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? पेयर्ड है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है। डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें एक ही एलिमेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन में मोर देन वन टाइप की, जहाँ हायर या लोअर, एक लोअर एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे यहाँ पे MnO4 2 नेगेटिव है, H पॉजिटिव, MnO4 1 नेगेटिव में ये 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। MnO2 में Mn जो है वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो कॉपर 1 पॉजिटिव या कॉपर 0 सिस्टम है। ऐसे ही किसी एक्वस मीडियम में अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पॉजिटिव या फिर साथ में 0 तो वो शो कर दे, तो वो बच्चों फिर डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब ही क्या है कि एक ही एलिमेंट अगर तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अगर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में क्या होगा? एक ही एलिमेंट मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेगा, जिसमें जहाँ मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जिसमें एक हायर होगी एक लोअर होगी, ठीक है। आगे है ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्टिंग विद द लैंथेनियम, नेक्स्ट एलिमेंट हॉफनियम इज वाई डू वी ऑब्जर्व दी जंप? क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनको सेपरेट रखा गया है ताकि पीरियोडिक टेबल को अच्छा दिखाया जा सके, ठीक है। आगे Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स व थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन Pt2 पॉजिटिव कंपाउंड्स, एंड Pt4 पॉजिटिव कंपाउंड जो है रिलेटिवली मोर स्टेबल होंगे निकल 4 पॉजिटिव कंपाउंड्स। ये बच्चों फिर इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बेसिस पे है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन होगा? जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन इंथैल्पी फॉर द निकल एंड प्लेटिनम, फर्स्ट 4 बताई गई हैं। कितनी आ रही है? देखिए ये 11.29 है, ये 9.36 है। तो वैल्यू से क्लियर हो रहा है कि Mn2 पॉजिटिव है जो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिव टू Pt2 पॉजिटिव। आगे आगे है बच्चों, वाई आर आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ 5D आर ग्रेटर देन 3D? तो इसमें बच्चों रीज़न क्या रहता है? क्योंकि 5D का मतलब है लैंथेनियम, ठीक है। लैंथेनियम के बाद लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आती है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये अभी हम आगे जाके लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब कॉपर 1 पॉजिटिव कलरलेस है, कॉपर 2 पॉजिटिव ब्लू कलर का होता है, क्योंकि कॉपर 1 पॉजिटिव का मतलब है 3D10 सिस्टम और ये है 3D9 सिस्टम। तो DD ट्रांजिशन जो है 3D9 सिस्टम में पॉसिबल है, ना कि 3D10 सिस्टम में, ओके। याद रखना D10 और D0 सिस्टम सारे ही इसके कंपाउंड जो हैं वो कलरलेस होते हैं। आगे Y2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज इज क्वाइट स्टेबल, ठीक है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो फिर हाफ फील्ड और फुली फील्ड का ध्यान रखना। फुली फील्ड और हाफ फील्ड हमेशा ही स्टेबलाइज होते हैं बाकी के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो आयरन का केस 3D6 होगा यहाँ पे, ठीक है, और मैग्नीज का 3D5 सिस्टम होगा जो कि हाफ फील्ड होगा, ठीक है। आगे बच्चों ये 2-3 क्वेश्चन और है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? इसका रीजन भी क्या रहता है? लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, देयरफॉर दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन एंड हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन देम, दे हैव क्वाइट
हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, आगे बच्चों कलर्ड क्यों कंपाउंड शो करते हैं मैंने बता दिया, ड्यू टू दी डी डी ट्रांजिशन। अनफिल्ड हाफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो फिर वो डी डी ट्रांजिशन करेंगे ही करेंगे, सिर्फ एक D10 और D0 सिस्टम नहीं करेगा, बाकी 1 to 9 डी जो है वो सारे के सारे डी डी ट्रांजिशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों ने लिख लेनी है, तो यहाँ पे Zn 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव, ये सारे कलरलेस होते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों आगे है कॉपर 2 पॉजिटिव इज कलर्ड, जिंक 2 पॉजिटिव इज कलरलेस। क्यों? क्योंकि ये 3D10 सिस्टम है और ये क्या है 3D9 सिस्टम है। ओके, आगे बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दो फेरस आयन और फेरिक आयन में से मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी एंड वाई। तो देखिए Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो Fe2 पॉजिटिव 3D6 बन गया, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो अनपेड है वो 4 हैं। ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे आप निकालोगे तो 4.90 आएगी, ठीक है। 3D Fe3 पॉजिटिव में Fe3D5 सिस्टम बन गया, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट देख लीजिए आपके सामने है, तो Fe3 पॉजिटिव है हायर मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, आगे बच्चों अब पोटाशियम डाइक्रोमेट आयन आ गए। पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को बोलते हैं आयन, इसके डाइक्रोमेट आयन यानी कि पोटाशियम को हटा देना है और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाना है। प्रेपरेशन इसकी क्रोमाइट ओर से है, क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो Fe2O3 बनेगा, जिसके साथ बनेगा सोडियम क्रोमेट। ये फर्दर सोडियम क्रोमेट एसिड की प्रेजेंस में यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में सोडियम डाइक्रोमेट देगा, और सोडियम डाइक्रोमेट में फिर आपने सोडियम को पोटाशियम के साथ रिप्लेस कर देना, यू विल गेट पोटाशियम डाइक्रोमेट। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब इसका बच्चों पीएच वैल्यू पे इफेक्ट रहता है, ठीक है, पीएच वैल्यू पे ये चेंज करता है, यानी कि ये बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन से क्रोमेट आयन में चेंज कर जाएगा, और क्रोमेट आयन फर्दर यहाँ 4 आना है, क्रोमेट आयन फर्दर इसमें ऐसे डालते हो अगर आप तो ये डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर में चेंज कर जाएगा, यानी कि आपने KMnO4 में सॉरी K2Cr2O7 में बेस डाला तो ये येलो कलर में चेंज कर गया, दोबारा आपने फर्दर एसिड डाला तो वो फिर ऑरेंज कलर में चेंज कर जाएगा। इसका मतलब ये पीएच डिपेंडेंट हो गया, तो पीएच अगर 4 है तो अकॉर्डिंगली डाइक्रोमेट आयन कैन बी चेंज इनटू द क्रोमेट आयन विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द पीएच वैल्यू, ठीक है। और पीएच 4 पे ये क्या रहता है इक्विलिब्रियम पे। ओके, आगे बच्चों कुछ इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस है जो कि मैं आयनिक बिहेवियर में लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जो डाइक्रोमेट आयन है ये एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करके Cr3 पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ओके, ये बेसिक रिएक्शन रहेगी, इसकी आप मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी जरूर लिख लेना, ठीक है, वो भी देख लेना, बुक में है, मैंने आयनिक की लिखी है यहाँ पे। तो ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज कर जाते हैं, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके आपने इलेक्ट्रॉन को काट देना है, बाकी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल ले देने हैं, ठीक है। सिमिलरली ये Sn2 पॉजिटिव को Sn4 पॉजिटिव में भी चेंज कर देंगे, ठीक है। आगे है बच्चों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में, ठीक है, सल्फेट में चेंज कर सकते हैं। ओके जी, तो आपके सामने है जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो बेसिक सेम रहेगी, बाकी इसमें नीचे वाली रिएक्शन ही चेंज करेगी। बेटर है आप मॉलिक्यूलर इक्वेशंस लिखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि H2S को सल्फर में चेंज कर देना है, ठीक है, सल्फर में, यानी कि ऑक्सीडाइज करता है, कौन करता है K2Cr2O7, ठीक है, यानी कि ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे है आयोडाइड आयन को आयोडीन में चेंज करना है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ही है K2Cr2O7 की, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं बस बैलेंस करके, बाकी ये चीजें इधर लिख देनी है, राइट वाली साइड चीज में जो भी है प्रोडक्ट वो आपने राइट साइड लिख देने हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर है आगे क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन की आपके सामने है, ज्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Cr यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, 2 सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि क्या आ रहा है टू नेगेटिव चार्ज है, ये क्रोमेट आयन है Cr O4 2 नेगेटिव, अगर Cr2O7 2 नेगेटिव है तो आपने ये स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। आगे बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज अब याद रखना, जो K2Cr2O7 का मैंने बताया, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिससे आप इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो, जो किसके इक्वल आएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइड बाय 6, ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है, यानी कि नंबर ऑफ n फैक्टर यहाँ पे फार्मूला, तो चलो ये है ना इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है,
मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन। एन क्या है? एन फैक्टर नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आई बारी आगे KMnO4 की। तो KMnO4 बच्चों तीन मीडियम में काम करता है, एक एसिडिक में, एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में और एक वीक एल्कलाइन यानी कि न्यूट्रल मीडियम में। तो तीनों में एन फैक्टर अलग अलग होंगे, अलग अलग ये रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो आइए KMnO4 की प्रेपरेशन करते हैं पहले। ये पायरोसोलाइट ओर से बनता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइज करके K2MnO4 बनाएगा। ये फर्दर एसिडिक मीडियम में MnO4 1 नेगेटिव में चेंज कर जाएगा, जो कि बच्चों क्या होता है? पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है। मतलब मैग्नेट आयन फर्दर पोटाशियम साथ में लगा दो, पर मैग्नेट आयन बन गए, ओके। तो ये है बच्चों लेबोरेटरीज मेथड, ठीक है। पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ भी आप इसको बना सकते हो, ओके जी। प्रॉपर्टीज क्या है? ये एक पर्पल कलर का क्रिस्टल है जो कि सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वर्क इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। तीनों में ये काम कर जाता है। तो ये रिएक्शन इसमें अगर आप इसको हीट करते हो तो ये KMnO4 K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 इसमें चेंज करेगा, ठीक है। ये है एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन। यहाँ पे आयोडाइड आयोडीन में चेंज कर रहा है, यानी कि आपके पास पोटाशियम आयोडाइड था, उसको आपने आयोडीन में इसको चेंज कर दिया, साथ में ये पोटाशियम आयन फर्दर इसके साथ ही वो यूज अप हो जाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसका रिएक्शन रहता है। मैं आयनी की मैंने इसलिए लिखी क्योंकि पेपर में आप, मुझे पता है बच्चे कम ही करते हैं इसको, ठीक है, लेकिन आ गया तो फिर करने तो है ही ना, ओके। आगे बच्चों Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में चेंज करता है, ओके। आगे Cr2O O4 2 नेगेटिव, ये CO2 में चेंज करेगा। आपने इसकी रिएक्शन जो है एज इट इज लिख देनी है। ये 5 10 इलेक्ट्रॉन कट गए तो 2 यहाँ आ गया, 2 यानी कि यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। H पॉजिटिव है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा, यहाँ पे बच्चों 10 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। इनको सभी को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, एरो लगा दो, ठीक है। आगे बच्चों S2 सल्फर सल्फाइड जो है सल्फर में चेंज करेगा, सिमिलर रिएक्शन है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 है ये भी, ठीक है। एसिडिक में है तीनों, ठीक है। तो मैं बस आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। KMnO4 की स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल परमैग्नेट आयन पर्पल नेचर के होते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट आयन बन गए, मैग्नेट, और ये परमैग्नेट आयन है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज रहता है, ओके जी। आगे है बच्चों लैंथेनाइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना N-2 f ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर जाते हैं। लैंथेनाइड रहते हैं 58 से 70 तक, यानी कि सीरियम से लेके लुटोनियम तक, ठीक है। जहाँ फिर हम ऐसे लिखते हैं ला से लू, लालू, ओके, ऐसे याद रखना है। तो आगे है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी, ठीक है, वो आपके सामने है, आप ऐसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही है लैंथेनाइड की। ओनली प्रॉपर्टीज की है, दे आर हाईली डेंस मेटल, सॉफ्ट, मेलेबल एंड डक्टाइल। मेल्टिंग पॉइंट इनके ज्यादा होते हैं। आयनिक और एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इस स्टेडी डिक्रीज को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों रहता है? क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट के कारण 4f का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण बच्चों जो s इलेक्ट्रॉन है दे गेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस तरफ बेंड करते हैं, जिसके कारण साइज जो है उसमें स्टडी डिक्रीज आती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली इसकी जो कॉमन है सभी शो करेंगे वो +3 होती है, बाकी +2 और +4 भी शो कर सकते हैं। तो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसके लैंथेनाइड के बच्चों 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि लैंथेनाइड, एक तो केमिस्ट्री ऑफ ऑल लैंथेनाइड एलिमेंट इज सिमिलर, फिर उसके बाद इनकी सेपरेशन सिमिलर होती है, सेपरेशन डिफिकल्ट होती है, सॉरी, और तीसरा बनता है कि ला से लू, यानी कि लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड और ल्यूटोनियम हाइड्रोक्साइड 3 पॉजिटिव है ना, तो 3 OH नेगेटिव लगाने हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिक नेचर जो है वो क्या है, डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज जो है ला से लू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्टेडी डिक्रीज होने के कारण जो बेसिक नेचर है वो लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, ल्यूटोनियम हाइड्रोक्साइड कम बेसिक होगा, ओके। उसके बाद बच्चों ये कुछ इसकी रिएक्शंस है, करनी कर लो, नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे है एक्टेनाइड। एक्टेनाइड बच्चों 89 से 103 तक होता है।
ये ज़्यादातर क्या है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसकी इसीलिए इनकी केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादा मतलब कि स्टडीएबल नहीं है, ठीक है। कॉमन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी शो करेंगे, ये दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड्स, ठीक है। हाईली डेंस एंड फॉर्म द अलॉयज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट इनके ज़्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉरी, एंड मेल्टिंग पॉइंट इनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। ओके जी, आगे बच्चों ये आ गया क्वेश्चन कि जिरकोनियम और हाफनियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों होती है। साइज सिमिलर होने के कारण बच्चों इंक्रीज इन द रेडियाई फ्रॉम द सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वैनिशेस, ठीक है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रीजन रहता है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर रहती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। आगे बच्चों अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पता ही है सेंट्रल मेटल एटम जो है पॉजिटिवली ऑपोजिटली चार्ज आयॉन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड होते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि मेटल एक दो टाइप की वैलेंसीज शो करता है। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि आयनाइजेबल पार्ट होता है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो जिसको हम बाहर काउंटर आयन के रूप में लिखते हैं, और दूसरा होता है नॉन आयनाइजेबल पार्ट जिसको सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड के होती है, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें ये जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेगा। अगर यहाँ पे काउंटर आयन मान लो Cl2 होता है तो ये क्या शो करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा, ठीक है। तो आगे है बच्चों प्राइमरी वैलेंसी जो है उसको हम डॉटेड के साथ शो करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो इंटरनल पोजीशन के साथ स्पेस की तरफ इंटरनली मेटल की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। आप पढ़ लो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल सॉल्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्ट, जो कि अगर आप उसका एक्वा सोल्यूशन बनाओगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालोगे, इसको इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे, सिर्फ ये काउंटर आयन टूटेंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स एंटिटी एज इट इज रहता है, ठीक है, ये नहीं चेंज करेगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वोंट चेंज इट्स आइडेंटिटी व्हेन इट इज एडेड टू वाटर। ओके, आगे है बच्चों मेटल आयन सराउंडेड बाय द फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सेंट्रल एटम। ये बच्चों डेफिनेशन है, मोनोडेंटेड जिसकी डेंसिटी 1 होगी, ठीक है। डाइडेंटेड जो कि चिलेशन करेगा, यानी कि 2 डोनर एटम होंगे, ठीक है। एम्बीडेंटेड में दोनों ही एटम डोनर होते हैं लेकिन एट ए टाइम एक ही करता है, ठीक है, याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही है, जितने एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे मेटल आयन के साथ उसको हम बोल देते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि ये है, इसमें मेटल के साथ 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, ठीक है। बस वो ध्यान रखना है कि ईन वगैरह तो नहीं है, डाइन ये वो सारा, ठीक है, वो याद रखना होता है, क्योंकि डाई का मतलब अब अगर ये लगा हुआ है तो आपने याद रखना है 2 इंटू 2 4 बनेगा वो, ओके। तो हेमोलेप्टिक का मतलब है जिसमें होमोलेप्टिक जिसमें सारे लिगेंड सेम काइंड के होते हैं, हेट्रोलेप्टिक होते हैं जिसमें लिगेंड्स जो है वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। आगे बच्चों नोमेनक्लेचर का रूल आप लोगों को आते होंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेटल आयन में पॉजिटिव आयन का नाम पहले, काउंटर आयन को बाद में, ठीक है, चाहे जैसा मर्जी हो, ठीक है। पॉजिटिव आयन का नाम पहले, नेगेटिव आयन का बाद में। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम क्या आएगा, पोटाशियम, क्योंकि काउंटर आयन है तो पोटाशियम को आपने एज इट इज लिख देना है ब्रैकेट, क्योंकि ये क्या अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो अनायनिक में मेटल के साथ 8 लगेगा, तो हेक्सा ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, ठीक है, एल्यूमिनेट 3 आएगा, 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल दोगे। आगे बच्चों ये है डाई क्लोरो, ठीक है, क्लोराइडो बेस, इसमें कैसे लिखना है, डाई क्लोराइडो, उसके बाद यहाँ पे बेस आ गया, इथाइलिन डाइअमीन ये बन गया, क्योंकि इसमें डाई इथिलीन डाइअमीन में भी डाई आ रहा है तो बेस तो वर्ड लगाया हमने, कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है। आगे बच्चों ये क्वेश्चन है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आपको पता है आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, ठीक है। आगे इसका आयुपैक नेम है, क्या बताओगे, पोटाशियम। आगे क्या है ना, डाई साइनाइडो, ठीक है, जहाँ साइनो अर्जेंटेट, ठीक है, साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो 1 आएगी। आगे बच्चों इसका नाम क्या है, डाई ट्राई एक्वा ट्राई अमाइनो, पहले अमाइन आएगा, एम एम पहले आता है, क्यू बाद में, पी क्यू आर एस टी, एम एन एम एम पहले आता है, अमाइन पहले आएगा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम, ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम ही रहना है, यहाँ पे 8 वर्ड नहीं लगाना, इसमें 8 आया था अर्जेंटेट, और साथ में आ जाएगा क्लोराइड और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, आगे दिया हुआ है देखिए, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ओके। आगे बच्चों आइसोमर है, ठीक है, लिंकेज आइसोमर, ये आप लोगों को पता होने चाहिए आइसोमरिज्म कितने टाइप के हैं, ठीक है। आगे इसका फार्मूला है कंपाउंड का वो बताना है।
हो जाएगा ये इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, आराम से कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि आइसोमर क्या होते हैं, जिसमें दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, ठीक है, और बट लिगेंड्स जो हैं वो अटैच करते हैं, वो डिफर कर जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट वे के साथ उनको हम आइसोमर बोल देते हैं। तो इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म और हाइड्रेट आइसोमरिज्म, ठीक है, ये काम करते हैं। लिंकेज आइसोमरिज्म में बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, मेटल आयन चेंज कर जाता है, मेटल और लिगेंड्स जो है वो इंटरचेंज कर जाएंगे, ठीक है। आयोनाइजेशन पार्ट में क्या होता है, जो बाहर वाला काउंटर आयन है वो वेरी करता है, ठीक है। सॉल्वेशन में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेरी करते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना आ गया 1, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करेगा, अगर आपके पास मेटल है, देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो शो कर सकते हैं, जहाँ पे 4 है, 4 में स्क्वायर प्लेनर की सिस प्लैटिन की एग्जांपल है। इसमें आपने जहाँ तो अमाइन ग्रुप को सेम साइड पे लगा दिया, जहाँ डिफरेंट साइड पे लगा दिया, ऑपोजिट साइड पे, अगर ऑपोजिट साइड पे लगा रहे हो तो ट्रांस है, सेम साइड पे लगा रहे हो तो सिस है, ठीक है। आगे 6 वाले हैं, इसमें एग्जांपल आ गई CO, इन कितने हैं 1 2, ठीक है, 2 इन है 2 Cl है, तो आपने इसको लिखना कहते हैं CO, उसके बाद आपने ऐसे 6 लिगेंड बना देने होते हैं, इन आ गया, इन आ गया, इन Cl, ओके। तो आगे है बच्चों, ये सेम सिमिलर एटम्स जो है ऑपोजिट साइड पे हैं, ये ट्रांस बन गया, और ये सिमिलर लिगेंड्स जो हैं वो एक साइड पे है, तो ये बन गया सिस, ओके। ऐसे ही बच्चों फेशियल एंड मेरिडियन ये शो करते हैं, ठीक है जी। तो आगे है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल सिर्फ और सिर्फ बच्चों सिस शो करेंगे, सिस आइसोमर इसमें इमेज, मिरर इमेज जो है वो दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, क्योंकि ट्रांस में क्या होगा, अगर आप इसका बनाओगे, मान लो आप इसका बना रहे हो जो ऑप्टिकल आइसोमर, तो वो राइट को लेफ्ट में अगर चेंज करेगा तो ये वाला इधर आ गया, ये इधर आ गया, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये शो करता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपको पता ही है, +1 में पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 dsp2 भी हो सकती है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर रहेगी, 5 है तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल जिसमें इनर ऑर्बिटल, इसमें याद रखना है ये होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अगर इनर यूज हो रहे हैं d ऑर्बिटल तो फिर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होएगा, ठीक है, और अगर आउटर यूज हो रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बेसिस पे, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे आपने ज्योमेट्री और मैग्नेटिक कैरेक्टर बिहेवियर बताना होता है। देखिए यहाँ पे CO है, तो CO के पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, वो कितनी है 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बाकी कितने बचे 3d 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब आपने अमोनिया अमाइन जो है लिगेंड लगा हुआ है 6 अमाइन के लिए, आपने ऐसे ऑर्बिटल बनाने हैं जो कि एम्प्टी हो, खाली हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बनता है। तो यहाँ पे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया जिसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे है डायामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO4, टेट्रा कार्बोनाइल निकल जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप होंगे क्योंकि CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग कर सकता है, लेकिन BBT की ये लिमिटेशन है, इसने नहीं बताया, तो हम यहाँ पे ये बात नहीं बोलेंगे, पेयर अप कर देगा, ठीक है। तो पेयर अप करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है जी। आगे बच्चों नेक्स्ट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, आगे ये भी याद रखना CN भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इसमें भी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देना है, ठीक है। तो पेयर अप करने के बाद इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, तो एक d ऑर्बिटल, बाकी एक s और 2 p, ये यूज करना है, ना कि इसको ऐसा नहीं कि sp3 बना देना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जरूर लेके आने हैं, ओके, ये याद रखना, ठीक है जी। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर भी होता है, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है और याद रखना है, ठीक है, आ जाती है पेपर में, ठीक। जैसे आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, यहाँ पे क्या होगा 2 पॉजिटिव होने के कारण क्या है 3d 8 सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 को आपने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने पेयर अप कर दिया, इस साइड चला गया, ठीक है। अब इसमें ये वाला ऑर्बिटल यूज होगा, ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है एक्चुअल में, ये सीधा ही है, ठीक है, वीकेंड ऑर्बिटल अवेलेबल है तो dsp2 आ जाएगा।
आगे बच्चों आयरन के साथ अगर साइनाइड लगा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है। तो इसके कारण जो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, ठीक है। आगे आगे बच्चों ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर है, इसके बारे में आंसर देना है, हो जाएगा, ठीक है। तो आगे ये वाला ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसने पेयरिंग नहीं करनी है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, नो पेयरिंग। आउटर ऑर्बिटल आप यूज करोगे। फ्लोरीन एक वीक लिगेंड होता है, ठीक है। वीबीटी के बेसिस पे आयरन के साथ साइनाइड लगा है, पेयरिंग करनी है, ठीक है। अगर साइनाइड आ गया तो पेयरिंग करनी है, सीओ लगा है तो आपने पेयरिंग करनी है। वाटर आ गया पेयरिंग नहीं करनी है, फ्लोराइड आ गया पेयरिंग नहीं करनी है, अमोनिया आ गया तो पेयरिंग करनी है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, बाकी अभी मैं करवाता हूँ वो भी, ठीक है। तो ये देखिए इन दोनों में कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है और यहाँ पे 3 नेगेटिव है, ठीक है। दोनों का बिहेवियर अलग है। अलग कैसे है, ये जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें पेयरिंग हुई पर ये डायमैग्नेटिक है। और ये बच्चों अकेला ही है तो पेयरिंग किसके साथ करेगा, ठीक है। बाकी सारे फील्ड है तो इसलिए ये बन गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। दोनों का बिहेवियर आ जाता है पेपर में। आगे डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपको पता होगा कि जो डी ऑर्बिटल है वो एनर्जी सेम होती है, जैसे ही उनको मेटल आयन अप्रोच करते हैं एनर्जी रिलीज इंक्रीज कर जाती है। अब क्योंकि डी ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होने के कारण वो फर्दर स्प्लिट कर जाते हैं T2G एंड EG लेवल में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो ये EG होगा, तो ऊपर वाला T2 होता है, ठीक है, या नीचे वाला सिंपली E होता है, ओके। याद रखना टेट्राहेड्रल फील्ड में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यही बोला गया कि सारे के सारे जो है वो पॉइंट चार्जेस होते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है, वहां पे कोवलेंट थी, ठीक है। इसमें कोवलेंट थी बीबीटी में, ओके। बीबीटी में दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसमें था फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसने ये बोला कि बॉन्डिंग जो है वो प्योरली आयोनिक है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज की तरह लिगेंड जो है और मेटल आयन लिगेंड्स जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। डिफरेंट अप्रोच के कारण वो ऐसे स्प्लिट कर जाते हैं। ऑर्बिटल एनर्जी ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल का हो गया, ऑक्टाहेड्रल का मैंने ऊपर करवा दिया ये, ठीक है। और ये दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेल्टा ओ जो है वो ज्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो पेयरिंग जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या है, डेल्टा ओ डिफरेंस ज्यादा होता है वीक लिगेंड के केस में, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी कम होती है और डेल्टा ओ डिफरेंस जो है सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से पेयरिंग हो जाती है। और जो वीक लिगेंड होते हैं उसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, डेल्टा ओ कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है स्प्लिट अप ही रहते हैं, ठीक है। स्प्लिट यानी कि ये केस हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, ओके। और ये हो गया वीक लिगेंड का, सॉरी ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस। एक मिनट यार मैं दोबारा बता देता हूँ, वेट करना, यहाँ पे कर लेते हैं। अगर डेल्टा ओ जो है वो ग्रेटर देन पी है, ठीक है, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डेल्टा ओ ये वाला डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। डेल्टा ओ ये तो टेट्राहेड्रल का केस है ना, मैं इसीलिए यहाँ पे कर रहा था, और मेरे पास अब स्पेस, वेट करना, यस। यहाँ पे क्या होगा कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, डेल्टा ओ ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ज्यादा डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लेवल पे ही रह जाएंगे, तो ये किसका केस होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं वहां पे क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने के कारण डेल्टा ओ कम होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर सिंगली फील्ड ही रहेंगे, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड का के कारण पेयरिंग जो है वो नहीं होती है, वीक लिगेंड के कारण पेयरिंग नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना जी, ओके। तो अब इसी का केसेस पे ये है, देखिए यहाँ पे साइनाइड है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वाटर जो है वो क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाटर का केस है, पेयरिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड के में क्या हुआ, डेल्टा ओ की वैल्यू जो है
वो क्या थी, वो कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। लेकिन साइनाइड वाले केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो गया, पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा ओ ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप ही हो गए। तो पेयर अप हो गए तो बच्चों फिर ये इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, ये वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन थे। आगे इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको पता चल ही गया है, ठीक है। आगे है कि ये कलर्ड है, ये कलरलेस होता है टाइटेनियम वाला वाटर के साथ, क्योंकि वाटर क्या है, एक वीक लिगेंड है, ठीक है। इसमें इसमें चलो वीक, दोनों ही लिगेंड वीक है, लेकिन टाइटेनियम जो है 3 पॉजिटिव है और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव होने के कारण इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। ओके, और जो टाइटेनियम है उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच्चों यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन कर सकता है। लेकिन जो स्कैंडियम वाला केस है 3D जीरो सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो फिर ट्रांजिशन ऐसे नहीं करेगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने लास्ट में यही है, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये होते हैं और ये वीक लिगेंड होते हैं, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लास्ट में बच्चों ये आपके आईयूपैक नेम है। थैंक यू वेरी मच, ये सारी आप लोगों की तैयारी होगी। वेल